हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रतिभा कांडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको 11th तथा 12th एग्रीकल्चर बुक कवर करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2। आपने देखा होगा, हमने हमारी पिछली क्लास में लेसन नंबर 2 के बारे में चर्चा करी थी। लेसन 2 यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जीवांश खाद और FYM के बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन है वायवीय व अवायवीय जीवाणु, यानी कि दो प्रकार के जीवाणु। कौन कौन से? वायवीय व अवायवीय जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके जो खाद तैयार की जाती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। देखिए, वायवीय व अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का, कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ का विघटित कर जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहेंगे? हम कंपोस्ट कहेंगे। और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई कंपोस्ट की डेफिनेशन। वायवीय व अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर बने उत्पाद को क्या कहेंगे? कंपोस्ट कहेंगे। अब कंपोस्ट बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। पहली विधि है इंदौर विधि। कौन सी विधि है? इंदौर विधि। ये देखते हैं, यह विधि किसने? ए हावर्ड तथा यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में। किन किन के द्वारा? ए हावर्ड तथा यशवंत डी वार्ड, ये दो वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में सन 1924 से 31 में क्या की गई थी? विकसित की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस विधि में क्या क्या चीजें काम आती है। इस विधि में फसलों के अवशेष, गोबर, मूत्र तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ, कौन कौन से? फसलों के अवशेष हो गया, गोबर हो गया, मूत्र तथा अन्य अपशिष्टों का प्रयोग करके कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सामान या ये जो है चीजें हमको इसमें चाहिए होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? अनुमानित गड्ढे, यानी कि गड्ढा तो इसमें भी बनाना पड़ेगा हमको। आपने देखा होगा, हमने FYM की विधियां पढ़ी थी बनाने की, उसमें भी गड्ढे तैयार किए जाते हैं, इसमें भी गड्ढे तैयार किए जाएंगे। अनुमानित गड्ढे का आकार क्या होगा? 10 × 8 × 2 फुट आकार का गड्ढा तैयार किया जाएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी रखी जाएगी। और ये कितने माह में कंप्लीट हो जाएगी? 4 माह में क्या हो जाएगा? इससे कंपोस्ट हमको मिल जाएगा। देखिए, इसमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। फसलों के अवशेष हो गए, खरपतवार हो गए, लकड़ी की राख हो गई, गन्ने की पत्तियां, गोबर की बिछावन, ये सब हमको इसमें चाहिए होगा बनाने के लिए। अब देखते हैं गड्ढा भरने की विधि, किस प्रकार से गड्ढे को भरा जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम पशुशाला के कचरे की 3 इंच मोटी परत बिछाते हैं। इस परत पर लकड़ी की राख तथा गोबर की 2 इंच मोटी परत बिछाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसमें जो है पशुशाला का कचरा, यानी कि जो बिछावन होगी उसको सबसे पहले नीचे हम बिछाएंगे। उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? लकड़ी की जो राख है उसको तथा गोबर की 2 इंच मोटी परत, यानी कि कौन कौन सी? हमने सबसे पहले पशुशाला का कचरा या बिछावन नीचे लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाया? उसके बाद हमने लकड़ी की राख लगाई, और तीसरे नंबर पे फिर हमने उसके ऊपर क्या डाला? हमने गोबर जो है उसकी परत बिछाई। उसके बाद क्या करेंगे? पानी का छिड़काव करेंगे तथा इसके बाद पुनः 2 इंच गोबर की परत बिछाकर मिट्टी बिखेर देंगे। यानी कि जब ये तीनों चीजें हमने लगा दी ना, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और उसके बाद पुनः हम क्या करेंगे? गोबर की जो परत है वो वापस से लगा देंगे। ठीक है, गड्ढे के 1 से 4 भाग को क्या कर देंगे? खाली छोड़ देते हैं, जिससे कंपोस्ट पलटने में, यानी कि इस खाद को क्या करना पड़ता है? पलटते रहना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिससे कंपोस्ट पलटने में क्या होगी? आसानी रहेगी। खाद को सप्ताह में 1 बार पलटना
पलटना चाहिए, ठीक है। एक सप्ताह में एक बार तो कम से कम उसको क्या करना पड़ेगा, हमको पलटना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा देखिए आप, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले गड्ढा तैयार करते हैं। गड्ढे में हम नीचे नीचे पशुशाला का कचरा या बिछावन लगा देंगे, उसके बाद लकड़ी की राख उस पर बिखेर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गोबर उस पर लगा देंगे या गोबर की परत लगा देंगे। फिर उस पर क्या करेंगे, हम पानी का छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव करने के बाद पुनः हम उस पर गोबर की परत बिछा देंगे, ठीक है, और उसको पलटते रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गई इंदौर विधि। अब बात करते हैं दूसरी जो है बेंगलोर विधि। वो तो कौन सी विधि थी अभी पढ़ी, जो इंदौर विधि, ये कौन सी है, बेंगलोर विधि। यह विधि C.N. आचार्य ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, किसने, C.N. आचार्य 1921 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में विकसित की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक अवायवीय विधि है। इसमें क्या होता है, ये अवायवीय विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम क्या करते हैं, बड़े आकार की ट्रेंच बनाई जाती है। इनमें 8 से 10 इंच की सीवरेज बिछाते हैं। सीवरेज मतलब जो अपशिष्ट होगा, गंदगी होगी, वो क्या करते हैं, बिछाते हैं। पश्चात सीवरेज की परत पर 2 इंच मिट्टी बिखेरते हैं। यानी कि पहले तो क्या करेंगे, 8 से 10 इंच की सीवरेज बिछाएंगे, फिर इसके पश्चात सीवरेज की परत पर 2 इंच मिट्टी बिखेर देंगे। पहले सीवरेज, उसके ऊपर मिट्टी की परत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई बेंगलोर विधि, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेडेब कंपोस्ट विधि। देखिए, नेडेब कंपोस्ट विधि के लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। सबसे पहले फसल अवशेष, गोबर, पानी, मिट्टी, ये सब जो है आपको चाहिए होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या। अब आप देखिए, नेडेब बनाने के लिए इस तरीके का एक ढांचा तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके का एक पक्का ढांचा आप तैयार कर सकते हो इसके अंदर नेडेब कंपोस्ट विधि में, ठीक है। अब इसको भरते कैसे, भरने की विधि देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रथम परत में क्या क्या बिछाएंगे हम, वानस्पतिक पदार्थों की 6 इंच जिसमें 100 किलो फसल अवशेष उपस्थित हो की परत बिछाएंगे। यानी कि हम क्या बिछाएंगे, सबसे पहले वानस्पतिक पदार्थ, सबसे नीचे क्या बिछाएंगे, वानस्पतिक पदार्थ बिछाएंगे। ये हो गई हमारी प्रथम परत। अब देखते हैं द्वितीय परत। द्वितीय परत में क्या करते हैं स्टूडेंट, इस परत में 4 से 5 किलो गोबर और 125 से 150 लीटर पानी का घोल तैयार करके फसल अवशेषों के ऊपर बिछाते हैं, या पानी को उसके ऊपर क्या करते हैं, छिड़कते हैं। यानी कि कौन कौन से, तो गोबर और पानी का जो घोल होगा उसको क्या करते हैं, वहां पे डालते हैं। फिर तृतीय परत कौन सी होगी, इस परत में क्या करते हैं, 50 से 60 किलो सूखी छनी हुई मिट्टी, जो छनी हुई मिट्टी होगी, बारीक मिट्टी होगी, वो डालेंगे उसके ऊपर। नेडेब टैंक को 1.5 फीट ऊपर तक भरना चाहिए। जब टैंक में 8 से 9 इंच भाग खाली हो जाए तब पुनः टैंक भर दिया जाता है। यानी कि जब आपका कंपोस्ट तैयार हो जाए और तैयार होने के बाद जब वो खाली होने लगे तो उसको क्या करो, आप पुनः भर दो। यानी कि जो नीचे का अवशेष है वो क्या रहना चाहिए, उसमें बचा हुआ रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी चीज हो गई आपकी, कंपोस्ट। और कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां हमने पढ़ी। कंपोस्ट क्या होता है, वायवीय व अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे। और कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां हमने पढ़ी है। कौन कौन सी विधियां पढ़ी है, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि और नेडेब टैंक विधि, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि आपको पता है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, केचुए की खाद, जिसे हम क्या कहते हैं, केचुए की खाद। और केचुए को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र भी बोला जाता है। आप सभी जानते होंगे केचुए को क्या बोला जाता है, किसान मित्र बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं किसकी, वर्मी कंपोस्ट की। देखिए, इस तरीके का कुछ वर्मी कंपोस्ट होता है आपका। इस तरह की जो केचुआ होता है इस तरह की खाद तैयार करता है, देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, केचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है जो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। क्या होता है, इसमें कंपोस्ट तैयार किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है, केचुए के द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसे क्या बोलेंगे हम, वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। अब वर्मी कंपोस्ट जो आपका होता है उसमें देखिए कौन कौन सी किस किस पोषक तत्व की मात्रा होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आपका 1.2 से 2.5% तो क्या होगा, नाइट्रोजन प्राप्त होगा वर्मी कंपोस्ट से। उसके बाद 1.6 से 1.8% आपका फास्फोरस प्राप्त होगा और 1%, 1.5% क्या होगा, आपका पोटेशियम आपको मिलेगा। यानी कि NPK जो आपके मुख्य पोषक तत्व है उनकी जो है पूर्ति किससे हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट से हो सकती है। इसलिए जो है कहते हैं ना कि भाई वर्मी कंपोस्ट किसान का मित्र होता है, केचुआ क्या होता है, किसान का मित्र होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके जो मुख्य पोषक तत्व है, किसान को सबसे ज़्यादा अपनी जो भूमि है खेती के लिए उसमें उसको NPK की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय मृदाएं हैं हमारी उनमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। और इन्हीं की पूर्ति किसके द्वारा हो रही है, केचुए की जो खाद है उससे इनकी पूर्ति हो रही है। तो ये हुआ ना उसका फ्रेंड। देखिए अब बात करते हैं केचुए के प्रकार की। वैसे तो देखो 700 से अधिक प्रजातियां होती है केचुए की, लेकिन जो काम में ली जाती है या जो बहुत ज़्यादा किसान के काम आती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब 700 प्रजातियां तो हम पढ़ने से रहे, ठीक है। तो अब हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, जो कृषि क्रियाओं में काम आती है या कृषि में जो काम आती है उन तीनों प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कृषि में मुख्यतः 3 प्रकार के केचुए अधिक लाभकारी है, ठीक है। कौन से? एक तो पहला क्या है, एपिजिक। कौन सा केचुआ होगा, एपिजिक। ये क्या करता है, यह भूमि में 1 मीटर तक की गहराई में उपस्थित होता है, यानी कि 1 मीटर गहराई तक ये रह सकता है। और यह अधिकतर कृषि अपशिष्ट को खाकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और यह खाद क्या होती है, सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। क्या मानी जाती है, सर्वोत्तम। यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट में अगर सबसे बेस्ट बोला जाए तो कौन सी वाली होगी, एपिजिक वाली होगी, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण है जैसे फेरिटीमा एलोंगेटा, आर्वोशिकोली, आइसिनिया फोइटिडा, ये कुछ इसके प्रकार होंगे एपिजिक के। आगे देखते हैं दूसरी कौन सी होगी आपकी स्टूडेंट्स, इंडोजिक। यह केचुए क्या करते हैं, भूमि में सुरंग बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं ये, सुरंग बना के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कृषि अपशिष्ट को तो कम खाते हैं और मिट्टी को ज्यादा खाते हैं, ठीक है। एपिजिक तो क्या कर रहा था, एपिजिक कृषि अपशिष्ट को ज्यादा खा रहा था लेकिन मिट्टी को कम खाते थे। और जो इंडोजिक है वो क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं और कृषि अपशिष्ट को क्या करते हैं, वो कम खाते हैं, ठीक है। अगला है आपका डायोजिक। यह केचुए भूमि में अधिक गहराई पर रहते हैं, यानी कि ये सबसे अधिक गहराई पर यही वाले रहते हैं, डायोजिक वाले, एवं दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी में आते हैं, इन दोनों के बीच में आते हैं ये। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई प्रजातियों की। अब क्या करेंगे हम, वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है उस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु क्यारी की लंबाई 40 से 50 फुट और चौड़ाई 3 से 5 फीट तक रखी जाती है। क्यारी में प्रथम परत कृषि अवशेषों की बनाई जाती है। परत की मोटी 3 इंच तक रखी जाती है। इस परत पर पानी छिड़का जाता है। प्रथम परत पर केचुआ कोकून कंपोस्ट को परत के ऊपर बिछा देते हैं। इसके बाद पुनः कृषि अपशिष्टों की परत बिछाते हैं। यानी कि प्रथम परत पर तो क्या होता है, जो केचुआ होता है वो रहेगा, केचुआ कोकून जिसको हम बोल सकते हैं, कंपोस्ट को परत के ऊपर बिछा देते हैं। इसके बाद पुनः कृषि अपशिष्टों को क्या करेंगे, हम बिछा देंगे। इन परतों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 1.5 फीट तक रखते हैं या 1.5 फीट होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है, 60 दिन में तैयार हो जाता है, ठीक है। कितने दिन में तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट, 60 दिन में तैयार हो जाता है। अब देखते हैं वर्मी कंपोस्ट के लाभ, क्या फायदा होता है वर्मी कंपोस्ट से या कौन कौन से लाभ है इसके, वो देखते हैं। सबसे पहला है वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। यानी कि जो मिट्टी है आपकी उसमें क्या होगा, जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्मी कंपोस्ट में अन्य खादों की अपेक्षा 8 गुना एक्टिनोमाइसिटीज
उपस्थित होता है। इसके प्रयोग से मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है, जिसके कारण मृदा की क्या होती है, उर्वर शक्ति जो है बढ़ती है। यानी कि वर्मी कंपोस्ट जो है, जो दूसरी अन्य खादें जो हमने पढ़ी उसके मुकाबले क्या होता है, इसमें 8 गुना एक्टिनोमाइसिटीज अधिक होता है। अब वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा तो उसकी मृदा की उर्वरता जो शक्ति है वो क्या होगी, वृद्धि होगी उसमें भी। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से अन्य कीटों जैसे दीमक का प्रकोप भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो दूसरे कीट वगैरह है वो भी क्या हो जाएगा, उनका प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मृदा में ऑक्सीजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, मृदा में ऑक्सीजन हार्मोन्स का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सबसे जो बेस्ट है वो क्या है, मृदा में ह्यूमस मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या थे, केचुए के लाभ थे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है, आप नोट्स बनाते हुए चलिए और पढ़ते हुए चलिए, आपके ऊपर एक साथ नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।